तो एक क्वेश्चन है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज नाम की टर्म को सबसे पहली बार अर्नेस्ट मेयर ने ही दुनिया के सामने पेश किया था, वरना स्पीशीज को जानता भी नहीं था स्पीशीज होता क्या है। स्पीशीज को बोला कैसे जाता है? स्पीशीज बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, एक सेम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, जो कि यानी कि एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीड कर सके लेकिन इंटर स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन ना कर सके। अब ये क्या चीज़ है? इंटरब्रीड का मतलब होता है दो अलग अलग ब्रीड। ब्रीड हमेशा एक स्पीशीज के अंदर आती है, जैसे डॉग के अंदर ब्रीड्स आती है, हाँ कि ना, काऊ के अंदर ब्रीड्स आती हैं। अब डॉग के अंदर जितनी ब्रीड है, स्पीशीज सारी डॉग की है ना, तो स्पीशीज कैसी है? सेम। तो सेम स्पीशीज के अलग अलग मेंबर आपस में रिप्रोड्यूस कर सके और एक वही स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से रिप्रोड्यूस ना कर सके, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या नाम दिया गया? स्पीशीज। तो पहला आता क्वेश्चन ऐसा क्यों? तो यहां पे इसका आंसर है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब इसका मतलब समझते क्या है भाई? देखो ऐसा है, नेचर को ये पता है कि हर एक स्पीशीज के पास अपने स्पेशल टाइप की जीन्स होती हैं। भाई डॉग के पास अपनी एक अलग जीन्स है ना, ह्यूमंस के पास अपनी एक अलग जीन्स की क्वालिटी है, एलिफेंट के पास अपनी एक अलग जीन्स की क्वालिटी है। और इनके इस इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए नेचर ने डिसाइड किया, अगर मान लीजिए एलिफेंट और अगर लेट्स सपोज हॉर्स का क्रॉस हुआ, तो जो बेबी पैदा होगा उसमें दोनों के जीन्स होंगे, हाँ कि ना, उसमें एलिफेंट और उसके दोनों के होंगे। और अगर ऐसे हम स्पीशीज को अलाउ कर देंगे तो जो इनके पास स्पेशल जीन्स है वो सारी खत्म हो जाएंगी और एक मिक्स जीन तैयार होगी। और हर एक की बॉडी में कैसी जीन मिलेगी? फिर सबके पास सेम मिलेगी। जब हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ जीन्स आ जाएगी तो स्पीशीज तो दुनिया की सारी खत्म हो जाएगी। सारे कैसे मिलेंगे? एक ही जैसे मिलेंगे। आप एक सोच के देखो, अगर एक स्पीशीज ने दूसरे से रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, अब इसके पास अपनी एक डिफरेंट टाइप की जीन्स है जो इसको अलग बनाती है दूसरे से, और इसके पास अपनी एक अलग अलग टाइप की जीन्स है जो उसको बनाती है अलग दूसरे से। अब अगर ये दोनों टाइप के जीन्स एक में आ जाएं, हाँ कि ना, अब कुछ टाइम बाद तो ये खत्म हो ही जाएंगे। जब ये खत्म हो, धरती पे कौन बच गए? ये बच गए, या सुनो। अब सोचो ये भी कोई अपने जैसा करेगा क्रॉस एक टाइम बाद, सेम ये भी किसी से करता क्रॉस, तो यहां पर भी कैसा बनेगा? सेम ऐसे ही बनेगा, अभी ऐसे ही बनेगा ना सेम, क्योंकि दोनों पे जीन तो कैसी है? एक जैसी आ रखी। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट के बाद से, चलो ये मैंने बोला कोई स्पीशीज वन होगी, ऐसी कोई मतलब मान लीजिए कोई ए एंड बी का क्रॉस हुआ, फिर सी एंड डी का। दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और हो क्या रहा है? इस दुनिया में सारी क्या रेडी हो रही है? सिर्फ मिक्स जीन्स रेडी हो रही है। अब मिक्स जीन से क्या होगा? सोचो, दुनिया की सारी स्पीशीज कैसी होगी? एक जैसी हो जाएंगी। जब सबके पास जीन्स कैसी होगी? मिक्स होके आएंगी। आप सोचो, एलिफेंट की बॉडी में जितनी भी जीन्स हैं, वो जीन्स अगर किसी और की बॉडी में एंटर कर जाएं, तो जो एलिफेंट की अपनी एक आइडेंटिटी थी वो सिर्फ उसके पास तो रही नहीं, वो किसी और में भी चली गई। अब जिस पे गई है वो एलिफेंट भी नहीं है, वो शायद एक नई चीज़ है। अब वो बनी, पुराने गए। अब मुझे बताइए, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म सारे रेडी होंगे? जब सारे होंगे रेडी, तो ये स्पीशीज कहाँ सारे जैसे हुए कि नहीं हुए? तो नेचर ने स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, कि हर स्पीशीज की अपनी क्वालिटी मेंटेन रहे, इनके बीच में क्या किया? एक बैरियर लगा दिया, ताकि एलिफेंट अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखे, डॉग अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखे, ह्यूमन अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखे। और जहां इनमें ये बैरियर टूटा तो ये सारा मिक्स हो जाएगा और एक कॉमन टाइप का जीनोटाइप बनेगा जो सब में मिलेगा। और जब सब में मिलेगा तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, फिर स्पीशीज बचेगा। तो नेचर ने स्पीशीज़ को बचाने के लिए ये तरीका अपनाया कि भाई, इसीलिए कभी भी दो डिफरेंट स्पीशीज जब आपसे मिलती हैं उनके बच्चे वायबल नहीं होते। ये नेचर ने डिसाइड किया था भाई, नहीं होना चाहिए। अब चलो खैर, इसी पे बेस हमारा एक आता है जो हमारा सेकंड टॉपिक है, जो कि उसी के साथ हमारा डार्विन की बात चल रही हुई। हाँ नहीं, ये एलिफेंट को पता नहीं है। देख, पहले ऐसा था, पहले जो थे कॉमन लिविंग्स थे वो रिप्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। फिर एक कहते हैं, एक वो आता है नेचर से, मेरा मतलब ये है कि जो स्पीशीज़, दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर रही हैं, और जो अपने स्पीशीज़ में कर रही हैं, जो अपने वाले हैं इनके बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, और जो डिफरेंट इनके सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे। तो नेचर ने ऐसे तरीका अपनाया उनको बचाने के लिए जिनकी स्पीशीज़ में कुछ स्पेशल क्वालिटी है।
अगर दोस्त मान के चल, अब तू सोच ना, हॉर्स और डोंकी क्रॉस से जो म्यूल और हिनी बनते हैं, ये रिप्रोड्यूस थोड़ी किया करते हैं, इनकी जनरेशन वहीं पॉज होगी, नेचर ने कर दी। नेचर से मेरा मतलब ऐसा नहीं कोई दैविक शक्तियाँ आएंगी, नेचर से मतलब है हम ही नेचर हैं। आपके बाहर की, आप बॉडी के बाहर जितने भी जो सराउंडिंग में आपके सब क्या है, ये सब नेचर में आता है, ठीक है। ऐसा नेचर कोई मतलब कोई गॉड नहीं है, कुछ नहीं है, नेचर मतलब हम ही इस नेचर का सिस्टम है। तो नेचर हमेशा क्या करता है, बेस्ट को चूज़ करता है और वर्स्ट को फेंक देता है। अब बताऊँगा इस टॉपिक में आ जाएगा सिलेक्शन में। हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये थ्योरी हम, वैसे डार्विन का ही नाम हमेशा आता भाई, फेमस तो वही था, उसी का नाम आएगा। अब एलेक्स तो बात क्या ही करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन इस दुनिया में ओवर रिप्रोडक्शन होता है, हर स्पीशीज ओवर रिप्रोडक्शन कर रही है। जैसे कोई जितने बच्चे पैदा कर सकता है अकॉर्डिंग डार्विन, वो उतने कर रहा है। एलिफेंट अगर 2 साल में एक बच्चा पैदा कर सकता है तो वो कर रहा है भाई। और हाँ, इसमें एक बात और है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी वर्ड आता है। अब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हर स्पीशीज का अपना डिफरेंट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एक डॉग अगर 6 से 8, 6 से 7 महीने में अगर 8-10 बच्चे पैदा कर लेता है तो कोई दूसरे स्पीशीज का शायद अलग होगा, शायद वो साल भर में इतने बच्चे पैदा करे और शायद कम करे। तो दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म का क्या है, अपना डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, हर किसी का अलग अलग है, हर किसी का सेम रेट पे नहीं चल रहा है। लेकिन जिसका जो रेट है वो उस रेट पे रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब जब भी ओवर रिप्रोडक्शन होती है तो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो डार्विन ने कहा कि दुनिया की हर स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर रही है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ से रिप्रोड्यूस कर रही है। जानते हो ज्योमेट्रिक मतलब क्या, बोल गए, डबल। लॉजिस्टिक बोल गए, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है हर स्पीशीज। फिर बोला ओवर प्रोडक्शन की वजह से, ओवर रिप्रोडक्शन की वजह से इनमें पैदा होता है कंपटीशन। अब भाई कंपटीशन 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर का मतलब होता है बीच में, 2 के बीच, यानी इंटरस्पेसिफिक 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में लड़ाई होगी, दैट इज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और जब सेम स्पीशीज लड़ाई होगी उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। अब डिफरेंट मान के चलो, जैसे अब मान के चलो एक टाइगर है और हाइना, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन दोनों सेम हिरन के लिए लड़ रहे हैं आपस में। अब दोनों के स्पीशीज अलग अलग है तो ये हुआ इंटर स्पेसिफिक। लेकिन टाइगर और टाइगर लड़ रहे हैं सेम फूड के लिए तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक। और ऐसा मानते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का ज़्यादा बड़ा रोल है इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है, लिविंग की बॉडी में आने वाले सारे चेंज को क्या बुलाया गया, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हमारी बॉडी में कोई भी चेंज है, हाइट या कुछ भी, हेयर समथिंग व्हाटएवर, कुछ भी चेंज है हमारी बॉडी में, क्या कहलाएगा वो, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और कहते हैं कि जब 2 डिफरेंट स्पीशीज लड़ती है तब ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके अंदर उनके बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को पाए जा सकते हैं, क्योंकि हर दोनों को लीड करना है, मुझे जीतना है, मुझे सर्वाइव करना है, और इसी के चक्कर में कोई ना कोई बेस्ट निकल जाता है। बट खैर ये भी इतना बेकार नहीं है जितना ये ठीक है। अब कंपटीशन की वजह से यहाँ पे हम एक चीज़ कहते हैं, अब इनमें आने लग जाती है, पता है क्या, वेरिएशंस आने लग जाती हैं। जो कंपटीशन चल रहा है, जो स्पीशीज़ लड़ रही हैं, इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जब वेरिएशन आती है तब यहाँ पे हमारा काम करता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी यहाँ पर होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये गेम यहाँ शुरू है जिसके लिए मैंने आपको इतना कुछ पढ़ाया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या मानना है, नेचर डिसाइड करता है कि किसे सर्वाइव करवाना है, किसे नहीं करवाना। जैसे इमेजिन करो एक जंगल में 2 तरह के कार्निवोर हैं। एक कार्निवोर जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट रन करता है और जिसके पंजे बहुत ख़तरनाक है, दांत बड़े ख़तरनाक है, और एक जो स्लो भागता है, पंजे ख़तरनाक है, दांत के उसका जॉ बहुत वीक है। तो नेचर कहता है कि भाई देखो, खाना तुम्हें ऐसा नहीं परोस के देंगे, तुम्हें खुद से जाके लाना पड़ेगा। तो नेचर कह रहा है कि जो तुम में से तेज होगा, जिसके पास अच्छे क्लॉज होंगे अच्छे वाले, जिसके पास कैनाइन काफ़ी स्ट्रांग होंगे, जिसके जॉ काफ़ी स्ट्रेंथ होंगे जिसकी जॉ में, वही सर्वाइव करेगा। कैसे,
जब इनके सामने खाने का शिकार आएगा दोनों भागेंगे, लेकिन जो तेज है वो खाना पकड़ लेगा, जो नहीं है वो नहीं पकड़ पाएगा, तो वो नहीं वाला मर जाएगा भूख से। तो नेचर सबसे पहले ना एक रिक्वायरमेंट मांगता है, वो रिक्वायरमेंट जिसके पास भी मिल गई नेचर उसको परमिशन दे देता है, और जिसके पास वो नहीं मिलती उसे परमिशन नहीं देता। और मैंने क्या बोला, नेचर मतलब कोई आपसे आके नहीं बोलेगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, नहीं 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 नहीं। इसका एग्जांपल आप और समझिए, जब ये वेरिएशन आई होगी तो कुछ स्पीशीज़ में आई होगी पॉजिटिव वेरिएशन। पॉजिटिव मतलब एक ऐसे वेरिएशन जिससे वो बेहतर बन गए, और कुछ में आ गए हुए नेगेटिव वेरिएशन मतलब जिससे कुछ ऐसी वेरिएशन जिससे कि वो और पहले से ज़्यादा वीक हो गए। हाँ कि ना? तो नेचर डिसाइड करेगा किसे रखना किसे। नेचर कह रहा है कि यार पॉजिटिव वाले जो है ये नेचर के लिए अच्छे हैं, भाई इनके बच्चे पैदा हुए तो नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इनके वो तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो नेचर को जिसमें यूजफुल वेरिएशन दिखने लग जाए नेचर उसे सेलेक्ट कर लेता है, और जिसमें नहीं दिखती नेचर उसे रिमूव कर देता है। और फिर यानी कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये नेगेटिव वाले सारे मर जाएंगे, बचेगा कौन? सिर्फ पॉजिटिव वाला। इसके आप एग्जांपल लेके चलते हैं अलग अलग। पहला एग्जांपल है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या इंसेक्ट, सॉरी। इसके एग्जांपल में कहा था पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट। किसी फसल में हम कोई पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, कोई केमिकल छिड़कते हैं, उस केमिकल के छिड़कने से इसमें कोई ए तरह के इंसेक्ट्स थे, और ऐसे हज़ारों लाखों इंसेक्ट्स होंगे, लेकिन आपके केमिकल के छिड़कने की वजह से क्या हो रहा है कि इन हज़ारों लाखों में से लेट सपोज 80% इंसेक्ट मर जाते हैं, 20% बच गए। पता क्यों? जैसे ही ये केमिकल इनके ऊपर गिरा, तो केमिकल जैसे गिरा तो नेचर से आवाज़ आती है कि तुम में से जितने भी इंसेक्ट को बचना है वो अपनी बॉडी में एक ऐसी जीन ले आओ जो इस पेस्टिसाइड से लड़ सके, यानी कुछ जीन में चेंज लाओ। अब इन जितने भी XYZ जीन्स थे, जो इंसेक्ट्स थे, इसमें से 20% ने कहा ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं ऐसे जीन्स डेवलप कर रहा हूँ जिससे मैं पेस्टिसाइड से लड़ सकूँ। 80 ने कहा जी हम क्यों करें, अन्ना हम नहीं कर रहे चेंज। कहा ठीक है 2 मिनट रुको। जो 20 के पास जीन्स डेवलप हुई पेस्टिसाइड से लड़ने के लिए, नेचर की बात मानी उन्होंने, तो क्योंकि बात उन्होंने नेचर की मानी तो नेचर ने क्या कर लिया, सेलेक्ट। और 80 ने कहा जी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो वो नेचर ने क्या कर दिया, उसे रिमूव कर दिया। अब देखो क्या होगा, जब वो पेस्टिसाइड आएगा तो क्योंकि इनके पास जीन्स नहीं है तो इन सब की क्या होगी, इन सब की डेथ हो जाएगी। लेकिन जो बाकी के 20% ए है उनके पास जब नई जीन्स आ गए तो नए करेक्टर्स बिल्ड हो गए, और नए करेक्टर्स के बनने से वो एक नई स्पीशीज में तब्दील हो गए। कौन सी स्पीशीज? बी। अब बोलेगा ए वाला पेस्टिसाइड, भाई मैं तो बी को मारने के लिए आया नहीं, मैं किसके लिए आया हूँ, ए के लिए। भाई जब 20 वाले बी में कन्वर्ट हो गए, वो ए रही नहीं, तो ये उन्हें क्यों मारेगा। अब आप क्या देखोगे, 20% इंसेक्ट बच गए हैं। अब आपने यही सेम इस पे दोबारा डाला है पेस्टिसाइड, क्या इनको फर्क पड़ेगा 20 वालों का? बिल्कुल नहीं। अब यही 20 जो बचे हैं ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे। यही 20 थोड़े टाइम बाद पूरी पॉपुलेशन पूरी क्रॉप में स्प्रेड हो जाएंगे, और आप सेम केमिकल डालोगे तो भी इनको कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा इनको। सर ऐसा कैसे? क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसीलिए जब सेम केमिकल आप बार बार डालते हो एक क्रॉप फील्ड पे, और तो कुछ टाइम बाद, कुछ पहले तो इंसेक्ट आपके एकदम से खत्म हो जाएंगे, लगेगा वाह क्या दवाई है, सारे इंसेक्ट खत्म हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा इंसेक्ट आएंगे, और अब जो वाले आएंगे ना, ये आपके इस पेस्टिसाइड से मरेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। हाँ अगर आपको मारना है तो अब इनके लिए कौन सा लाओ, बी वाला पेस्टिसाइड। और अब बी वाला लाओगे, जैसे मान लो बी वाला बोलेगा अगर तुम में से किसी को बचना है कौन सी जीन ले आओ, मेरे से बचने जीन ले आओ। आप सोचो 100 में से 95% मर गए, 5 ने कहा जी हम लेके आ रहे, हमें छोड़ दो, बाकी आपको निपटा दो। 5% इंसेक्ट के पास जीन आ गई और वो कन्वर्ट हो गया सी में, यानी अब ये नहीं मरेंगे। और यही सेम काम करता है बैक्टीरिया के केस में, जो एंटीबायोटिक्स के जो आपको दी जाती हैं। आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया ए है, आपने एंटीबायोटिक्स खाई उसको मारने के लिए, जैसे ही आपने खाई तो उसमें से 99% बैक्टीरिया मर गए, 1% बच गया। पता है क्यों? उस 1% ने अपने प्लाज्मिड में आपके एंटीबायोटिक के लिए जीन डेवलप कर ली, और जैसे जीन बना ली, नेचर ने क्या बोला, अरे यार तू तो बड़ी काम की जीन ले आया, तो हम तुझे नहीं मारेंगे, बाकी 99 को मार देंगे। अब नेचर जिससे सेलेक्ट कर से आप मार सकते नहीं, तो वही 1% हम करेगा मल्टीप्लाई। अब जब जिस दवाई ने आपने जिस दवाई को खाया था एक दिन पहले, उससे आपको बड़ा आराम हुआ था क्योंकि 99% मर गए थे, 1% क्या ही कर लेता। वही दवाई जब आप अगले दिन खाओगे कुछ असर नहीं करेगी, कुछ भी असर, क्योंकि अब वो दवाई उनको मारने जा रही है जिसके पास ऑलरेडी क्या है, जीन्स डेवलप हो चुकी है।
तभी जब 2 दिन तक या 3 दिन तक आप लगातार ठीक ना हो, डॉक्टर आपकी दवाई चेंज कर देता है। वो इसीलिए करता है कि वो क्या हो चुका है, वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उनमें क्या हो चुका है, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस चल चुका है भाई। अब आप दोगे बी वाली मेडिसिन, बी वाली एंटीबायोटिक्स, अब बी वाली होगी और स्ट्रॉन्ग। कैसी? और स्ट्रॉन्ग। यदि सोचो उसमें से 90 मर गए, 10 में फिर से क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस चल गया, उनमें भी जीन्स आ गई, अब वो 10 नहीं मरेंगे, वो 100 होंगे। और हम तब तक ऐसा करते जब तक कि वो सारे के सारे मर रहे हैं। जैसे डॉक्टर आपसे अगर 2 से 3 दिन तक से आपको ज़्यादा बुखार आ रहा है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा, इसमें दवाई चेंज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपको डॉक्टर सेम दवाई दे रहा है बार बार, तो भाई पागल है डॉक्टर, और तुम भी इतने पढ़े लिखे तुम भी हो। कोई दवाई अगर 2 से 3 तक नहीं असर कर रही तो बेटर कि दवाई चेंज कर दी जाए, क्योंकि हमारे बॉडी बैक्टीरिया क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं भाई, सिलेक्शन चल चुका है उनमें। और नेचर जिससे सेलेक्ट कर लो उसे आप मार ही नहीं सकते हो, संभव ही नहीं है। आप सोचो ना कि जंगल में हम कहते हैं कोई जानवर मिलने में शेर ज़रूर मिलता है, क्योंकि नेचर ने उसको सेलेक्ट कर रखा भाई। तुझे तो हमने सेलेक्ट, तुझे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। अच्छा सेम चीज़, अब जब हिरन गया, हिरन ने भगवान से बोला ये तो भगवान आपने गलत कर रखा है, आपने मुझे छोड़ दिया मरने के लिए, छोड़ दिया मुझे मारने के लिए, तो गलत बात है। तो भगवान ने कहा टेंशन ना ले, तुझे भी हम एक कह रहे हैं, अगर तुझे बचना है तो जो हिरन फास्ट रनर होगा वो बच जाएगा। इसीलिए जो हिरन, आपने कहा वो हिरन शेर से ज़्यादा तेज भागता है, शेर के पसीने छूट जाते हैं जब हिरन भागने पाता है। यानी कि अगर आप जानते हो जो शेर उससे ज़्यादा तेज कौन भागता है, हिरन भागता है। और सोचो जो हिरन बहुत स्लो रन करता है उसका शिकार जल्दी होता है, और जो फास्ट उसका शिकार होता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, नेचर हिरन को मौका दे रहा नहीं दे रहा कि भाई जो फास्ट होगा, जो लॉन्ग जंप मार सकता है भाई वो बच जाएगा, और जो नहीं है तो वो मारा जाएगा। सेम शेर के लिए भी है। शेर को बोला है बेटा तू ताकतवर है, कमज़ोर रहेगा ना तू भी निपट जाएगा। कमज़ोर शेर पे एक हाइनास भी अटैक करके इनको निपटा देते हैं अगर कमज़ोर है तो नेचुरल सिलेक्शन सबके लिए काम करता है, और ये हमारे जनरल लाइफ के लिए भी काम कर सकता है, हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए। आज के टाइम पे जो भी कंडीशन आप देख रहे हो, नेचर ये कह रहा है आज वही सर्वाइव करेगा जो मेंटली प्रेशर बियर कर सकता है। जो नहीं कर सकता भाई वो, अब देख रहे हो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये नेचर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। नेचर कह रहा है भाई अगर तुम्हारे अंदर इतना गूदा नहीं है आज के टाइम की प्रॉब्लम को टैकल तो भाई जाओ। कौन रहेगा? सिर्फ बेस्ट। आज के टाइम पे जितने भी आपके सामने सारे बेस्ट हैं, और जो नहीं है वो सारे निपट रहे हैं, लेकिन सामने हमेशा कौन मिलेगा? बेस्ट मिलेगा। ये नेचर ने डिसाइड किया, और सोचो ज़रूरी भी था। अगर नेचर ऐसा नहीं करता तो पता क्या होता, हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादातर पार्ट कौन सा बैठा हुआ है? वीक पार्ट बैठा हुआ है। नेचर क्या है? वीक हटाओ, सिर्फ क्या रखो? स्ट्रांग रखो। सिर्फ स्ट्रांग रहेगा दुनिया के अंदर, वीक को हम हटा ही देंगे, तभी धरती पे कुछ बैलेंस क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल ये बाकी इसका एक नया एग्जांपल अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है वो।